फिर से आ गए आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि पृथ्वी पर हमारा ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, और यदि इसके पहले पृथ्वी के बारे में ये कौन से ग्रह वगैरह जो आपने जानना होगा तो आप क्या करिएगा, जाकर सौर मंडल हमारा टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ है और उसमें जाकर आप पढ़ लीजिएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ग्रह उपग्रह और सौर परिवार क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं आप लोग को कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। तो हम लोग एक एक करके पहले जानेंगे। पहला कि पृथ्वी हमारी कितने तरह से गति करती है, यानी पृथ्वी गति हमारी कितने तरीके से करती है। पृथ्वी हमारी कितने तरह से गति करती है, तो पृथ्वी हमारी गति दो तरह से करती है। दो तरह से हमारी पृथ्वी गति करती है। यानी पहली गति हमारा देखा जाए जिसे हम लोग कहते हैं घूर्णन गति, घूर्णन गति। और घूर्णन गति जो होता है, जो अपने अक्ष पर, अपने केंद्र पर रहकर पृथ्वी एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लेती है उस गति को ही हम लोग घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी हमारी जो घूर्णन गति करती है करने में उसे 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन गति को हम लोग दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा, दैनिक गति। घूर्णन गति को हम लोग दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और दैनिक गति या घूर्णन गति कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होता है। यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही पृथ्वी पर प्रकाश आता है और पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने दिखता है उधर दिन होता है, और जिस भाग में उसका हिस्सा यानी सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है उस तरफ रात होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारी पृथ्वी गति करती है जिसको हम लोग कहते हैं परिक्रमण गति, परिक्रमण गति। और परिक्रमण गति किसे क्या इसकी खासियत है कि पृथ्वी तो अपने अक्ष पर घूमती है, साथ साथ पृथ्वी सूर्य की भी चक्कर लगाती है। यानी पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाने में जो समय मतलब अपना लगाती है, यानी सूर्य के चक्कर लगाने में, तो उस गति को ही आपका परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। इसे वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है, ये भी दिमाग में याद रखिएगा। वार्षिक गति के नाम से भी इस गति को जाना जाता है। और पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितने समय लगता है, तो 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी हमारी 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है, जो 6 घंटा 4 वर्षों में जाकर कहीं न कहीं देखा जाए 24 घंटा बना लेती है, जिसे हम लोग कहते हैं लीप वर्ष के नाम से भी जानते हैं। ये याद रखिएगा दिमाग में। ठीक है, ये तो पृथ्वी जो गति हम लोग ऋतु परिवर्तन जो होता है हमारा परिक्रमण गति या वार्षिक गति के कारण ही होता है। दूसरा इसका रीजन क्या है कि हमारे पृथ्वी पर जो कह दिया जाए कि ऋतु परिवर्तन का, तो दूसरा रीजन हमारे पृथ्वी पर जो है वो कहीं न कहीं देखा जाए तो पृथ्वी हमारी कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री पे। कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री पे पृथ्वी झुके होने के कारण ही हमारे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन भी देखने को मिलता है। ये चीजें आपको याद रखना है। यानी ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, तो परिक्रमण गति और पृथ्वी के झुकाव होने के कारण ही पृथ्वी पर देखा जाए तो ऋतु परिवर्तन होते हैं। वैसे पृथ्वी कितने तरह से गति करती है, तो 2 तरह से। ठीक है, आगे आते हम लोग एक एक करके जानेंगे, आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हर एक टॉपिक का डिस्कस हम एक एक करके आपको बताएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी यह सूर्य है और सूर्य की खासियत है कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, और ये मान लो हमारी क्या है, पृथ्वी है। ये वाला हिस्सा हमारा पृथ्वी का है, और यह पृथ्वी किसकी चक्कर लगाती है, तो सूर्य की। अब सूर्य का खासियत यह है कि सूर्य के पास खुद का प्रकाश है, तो पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो इसके बीच
ये 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी मानी जाती है। वैसे जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम हो जाता है यानी 14 करोड़ 97,95,900 किलोमीटर होता है, तो इस कंडीशन में पृथ्वी और सूर्य की दूरी कम हो जाती है। इसे हम लोग उपसौर के नाम से जानते हैं। ये दिमाग में रखिएगा कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है उसे उपसौर कहते हैं। और ये कब होता है? तो 3 जनवरी को हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है। वही दूसरी तरफ देखा जाए कि इसकी बीच की दूरी यानी 15 करोड़ से जब अधिक हो जाती है इसे हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं। उपसौर के जगह हम इसे अपसौर के नाम से जानते हैं, क्योंकि 15 करोड़ से एवरेज लगभग अधिक मानी जाती है, तो इस दूरी को अपसौर कहा जाता है। और जब पृथ्वी अधिक हो जाती है तो इसे हम उपसौर कहते हैं। और अपसौर कब होता है? तो 4 जुलाई को ये होता है। ये भी डेट याद रखिएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिक कब होती है? तो 4 जुलाई को। उसे किस नाम से जानते हैं? तो अपसौर। और यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम हो जाती है तो उसे उपसौर कब होता है? तो 3 जनवरी को। ठीक है, आगे चलते हम लोग कुछ चीजें और भी धीरे धीरे जानते हैं। परेशान नहीं होना है, आराम से देखते हुए जाना है, समझते हुए जाना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, आते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। आपने पढ़ा है पहली क्लास जाकर हमारा अक्षांश रेखा। यदि अक्षांश रेखा जो लोग ने नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को जाकर आसानी से देख लें, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अन्यथा उसको थोड़ी सी समझ से थोड़ा बाहर लगेगा। तो इस तरह से हम आपको ये कहेंगे कि उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए और नहीं अभी तक देखे हैं तो। ठीक है, ये मान लो हमारी पृथ्वी है। आइए इसमें क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है थोड़ा सा कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, हमको पता है कि आप देखते हैं तो जरूर बता देंगे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। और 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो ये बता दो तो किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और 13.5 डिग्री साउथ रेखा की दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ये भी आपको पता ही है। ठीक है, आते हम लोग कुछ कंडीशन ये है कि सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की रोशनी जो सीधी वर्ष भर कहां पड़ती है? तो सूर्य की रोशनी सीधी वर्ष भर हमारी विषुवत रेखा में पड़ती है। ठीक है, ये याद रखना है। सूर्य की रोशनी विषुवत रेखा सीधी पड़ती है वर्ष भर। और 6 महीने में एक बार सूर्य की रोशनी कहां पड़ती है? तो कर्क रेखा पे। और सूर्य की रोशनी एक बार सीधी कहां पड़ती है? तो मकर रेखा पे। ये भी याद रखना है। तो जिस कंडीशन में जब सूर्य की रोशनी कर्क रेखा के पास जाती है तो उस समय सूर्य की रोशनी मकर रेखा पे नहीं पहुंचती। ठीक, और जब सूर्य की रोशनी मकर रेखा पे पहुंचती है तो उस स्थिति पे कर्क रेखा पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। ये दिमाग में बैठा कर रखना है। यानी सूर्य की रोशनी जब सीधी कहां पड़ेगी? कर्क रेखा पे, तो उस समय सीधी मकर रेखा पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार एक ही जगह सूर्य की रोशनी पड़ती है। ठीक, और जब सूर्य की रोशनी मकर रेखा पे आ जाएगा तो जब मकर रेखा के पास आएगा तो सूर्य की रोशनी मकर रेखा पे आ जाएगा तो उसमें कर्क रेखा के पास नहीं पहुंचेगा। तो आपको पता ही होगा कि जब सूर्य की रोशनी सीधी पड़ेगी तो वहां पे दिन ज्यादा लंबा होगा और रात दिन, क्योंकि सूर्य को चक्कर अपने पृथ्वी खुद इस पे घूमने में उसे 24 घंटे का ही समय मिलता है और अपने पे 24 घंटे के इस समय में वो चक्कर लगा लेगी। तो जब सूर्य की रोशनी सीधी कर्क रेखा पे पड़ेगा तो उसमें लाइट ज्यादा समय तक और लंबे समय तक रहता है। तो जब सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पे पड़ेगा तो यहाँ दिन बड़ा होगा और रात क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। सूर्य रेखा, सूर्य की जो रोशनी है कर्क रेखा पे पड़ेगा तो वहां पे दिन बड़ा होगा और रात क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। वही तरह से देखा जाए जब हमारी मकर रेखा पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वहां पे जब मकर रेखा पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो वहां पे दिन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और रात क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी।
मगर एक चीज महत्वपूर्ण है, आपको दिमाग में रखना है कि इसका एक कंडीशन है कि जब कर्क रेखा पे सूर्य की रोशनी सीधी पड़ेगी तो मकर रेखा पे पड़ेगी नहीं। तो कर्क रेखा पे सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती तो यहाँ दिन बड़ा होगा, मगर उस समय यहाँ पे रोशनी नहीं पड़ने की वजह से मकर रेखा पे दिन क्या हो जाएगा, छोटा। यानी कर्क रेखा पे सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही है तो वहां दिन बड़ा है, मगर मकर रेखा पे उसी समय रोशनी नहीं पड़ती तो यहाँ पे दिन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मगर एक कंडीशन और है कि जब सूर्य की रोशनी यहाँ पे कर्क रेखा पे पड़ती है तो उस समय दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। बल्कि उसी समय देखा जाए तो मकर रेखा पे क्या होता है कि दिन छोटा होता है, रात क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि समय 24 घंटे का रहता है तो 24 घंटे में डिवाइड रहता है, ठीक है। और यदि मकर रेखा पे कंडीशन आ जाता है तो मकर रेखा पे सूर्य की रोशनी सीधी जब पड़ती है तो उस समय देखा जाए तो मकर रेखा पे दिन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मगर रात क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। मगर जब यहाँ पे सूर्य की रोशनी जिस समय पड़ेगा दिन यहाँ बड़ा रहेगा तो दिन यहाँ का छोटा हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये याद रखना। जब यहाँ रोशनी पड़ेगी तो यहाँ नहीं पड़ेगा, जब यहाँ रोशनी पड़ेगी तो यहाँ ना। जब यहाँ दिन बड़ा होगा तो यहाँ दिन छोटा हो जाएगा, जब यहाँ रात छोटी होगी तो यहाँ रात क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब यहाँ पर क्या किया जाए कि दिन बड़ा होगा तो यहाँ पर दिन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब यहाँ पर रात छोटी होगी तो यहाँ पर रात क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। ये दिमाग में बैठाकर रखना है, ठीक है। आते हैं हमारे एक कंडीशन और हम आपको बता देते हैं कि सूर्य की जो रोशनी वर्ष भर आपको हमने बताया कहां सीधी पड़ती है, तो विषुवत रेखा में। और यहाँ से कर्क रेखा से हमारे मकर रेखा तक पृथ्वी को की रोशनी पहुंचने में, सूर्य की जो सीधी पहुंचने में यानी 6 महीने लगते हैं। यानी 6 माह हमारा कह दिया जाए 6 माह मतलब 3 महीने कर्क रेखा से विषुवत रेखा तक और फिर विषुवत रेखा से मकर रेखा तक, यानी 3 3 6, यानी कर्क रेखा से विषुवत तक जाने में 6 महीने लगता है। और फिर पुनः देखा जाए मकर रेखा से कर्क रेखा के पास सूर्य की रोशनी सीधी जाने में फिर पुनः 6 महीने का लग जाता है आपका। तो इस तरह से मिलाकर देखा जाए तो कर्क रेखा और मकर रेखा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यदि मान लो कि कर्क रेखा के पास सबसे बड़ा दिन होगा तो उस समय मकर रेखा के पास सबसे छोटा दिन होगा, यानी कर्क रेखा के पास सबसे छोटा रात होगी तो उस समय मकर रेखा पे सबसे बड़ी रात होगी। बस ये दिमाग में याद रखना है। और आने में इसको 6 महीने का टाइम और 6 महीने का दिन, तो यहाँ पे याद रखना है कि 2 बार कर्क रेखा जो कर्क रेखा से विषुवत रेखा पे सूर्य की रोशनी जाने में पृथ्वी पर देखा जाए विषुवत रेखा पे 2 बार सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है और 2 बार सूर्य की रोशनी सीधी पड़ने की वजह से पूरी पृथ्वी पर 2 बार दिन और रात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। आइए हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग ये देखना चाहेंगे कि इस वीडियो के जरिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में, और इस चित्र के माध्यम से आपको दिमाग में याद हो जाएगा, ठीक है। आते हम लोग कि ये आपका कंडीशन है 21 जून, यानी कर्क रेखा पे हमारा सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून। कर्क रेखा पे कह दिया जाए कर्क रेखा पे सबसे बड़ा दिन, कर्क रेखा पे सबसे बड़ा दिन जो है, सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून। कर्क रेखा पे सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 21 जून को। मगर कह दिया जाए कर्क रेखा पे सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, मगर सबसे छोटी रात क्या होती है, कब होता है सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात कब होता है, तो यदि आपको याद रखना है 21 जून को ही होता है। क्योंकि पहले भी हमने बता दिया कि घूर्णन गति के कारण पृथ्वी एक चक्कर लगाने में 24 घंटा का समय लेती है और 24 घंटे में ही दिन और रात बटे होते हैं। यानी रात जब कह दिया जाए रात और दिन में, तो दिन बड़ा हो जाएगा तो रात स्वाभाविक सी बात है कि छोटी हो जाएगी। आपको ये इसमें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कर्क रेखा में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को, और उस समय सबसे छोटी क्या हो जाती है, रात हो जाती है। उसी समय कंडीशन आता है कि उस समय क्या होता है कि रोशनी किसके पास आ जाता है, कर्क रेखा के पास। यदि कर्क रेखा के पास रोशनी सूर्य की सीधी पड़ने लगती है तो मकर रेखा में सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं पाती। उस समय क्या होता है, मकर रेखा का कंडीशन उल्टा हो जाता है। उस समय 21 जून को क्या हो जाता है, मकर रेखा के पास रोशनी नहीं सीधी पड़ती है, इसलिए वहां का दिन क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है।
और रात वहां की क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, आते हम लोग 22 दिसंबर, यानी 22 दिसंबर को कह दिया जाए 22 दिसंबर को हमारी सूर्य की रोशनी कहां सीधी पड़ने लगती है, तो मकर रेखा के पास। यदि सूर्य की रोशनी 22 दिसंबर को सीधी कहां पड़ती है, तो मकर रेखा के पास। और जब सूर्य की रोशनी मकर रेखा के पास चली जाती है तो आपसे ये याद रखना है कि मकर रेखा पे सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 22 दिसंबर को। मकर रेखा पे सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 22 दिसंबर को। और सबसे छोटी रात कब होगी, तो 22 दिसंबर को। यानी सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन मकर रेखा पे कब होता है, तो सबसे बड़ा दिन मकर रेखा पे कब होता है, तो 22 दिसंबर को। और सबसे छोटी रात भी होती है। जब दिन बड़ा होगा तो रात क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। सबसे छोटी रात, ये भी आपको याद रखना है। मकर रेखा पे सूर्य की रोशनी सीधी कब पड़ती है, तो 22 दिसंबर को। उस समय मकर रेखा पे सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात हो जाएगी। अब आगे एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है 21 जून को सबसे बड़ा दिन, तो उस समय मकर रेखा पे देखा जाए सबसे छोटी क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। मगर उस समय देखा जाए 21 जून को कर्क रेखा पे सबसे छोटी रात, तो उस समय देखा जाए मकर रेखा पे सबसे बड़ा रात हो जाएगा। बस एक दूसरे का उल्टा हो गया। अब क्या होता है कंडीशन कि यह धीरे धीरे क्या होता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करते हुए आगे बढ़ती है आपका। तो देखा जाए 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन ऐसा होता है कि हमारे विषुवत रेखा पे सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जब 21 मार्च को यह रोशनी विषुवत रेखा पे सीधी पड़ना है, इसे कहते हैं विषु के नाम से जाना जाता है। और 21 मार्च को जो विषु मनाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं वसंत विषु। ये याद रखना है, वसंत विषु के नाम से जानते हैं। और 23 सितंबर को हम लोग कौन सा विषु के रूप में जानते हैं, जिसे कहते हैं शरद विषु। इसे हम लोग शरद विषु के नाम से जानते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 21 मार्च को कौन सा विषु मनाया जाता है, तो कहें वसंत विषु। आगे कहेगा 23 सितंबर को कौन सा विषु मनाया जाता है, तो शरद विषु। हमारी पृथ्वी की पर देखा जाए सूर्य की रोशनी विषुवत रेखा पे कितनी बार सीधी पड़ती है, तो 2 बार। कहेगा पृथ्वी पर हमारे दिन और रात कितनी बार बराबर होते हैं, तो 2 बार। कर्क रेखा पे सूर्य की रोशनी कितनी बार पड़ती है, तो 1 बार। पहले मकर रेखा पे सूर्य की रोशनी कितनी बार पड़ती है, तो 1 बार। जब सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है, कब पड़ती है, तो 21 जून को। उस समय सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात हो जाएगी। मगर जब उसी कंडीशन में मकर रेखा के पास चला जाता है तो कहते हैं मकर रेखा पे जब सूर्य की रोशनी 22 दिसंबर को सीधी पड़ती है, तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सबसे बड़ा दिन हो जाएगा और सबसे छोटी रात हो जाएगी। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं और इसको आने जाने में यानी कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच के अंतराल 6 महीने का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आया इतना चीजें? और इतना ही आज के लिए। और ये क्या होता है, इनको आने जाने में जो ये गर्मी के मौसम आते हैं तो वाष्प क्रियाएं ज्यादा तेजी से होता है, जिसके कारण पृथ्वी पर वाष्प ज्यादा बनता है, मौसम घटनाएं घटती हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, बारिश होती है। फिर और ठंडियों में क्या होता है, ठंडियों में भी इसी तरह होता है, शरद विषु होता है, ठंडा और गर्म को मिलाकर एक जो मौसम बनता है जो शरद विषु। ये दोनों मौसम बहुत बढ़िया होते हैं। इसमें ज्यादा ठंडी का एहसास नहीं होता है और इसमें ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता है। ठीक है, तो ये है हमारी चीजें, आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही, और आगे के लिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।